आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 अगस्त 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतारा अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। आखिर किस बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? हुथियों ने फिर सऊदी अरब पर बोला बड़ा हमला, इस बार निशाने पर रहे अहम ठिकाने। यमन में ईरान को लगा बड़ा झटका, हुथियों के बीच IRGC के मेंबर्स के मारे जाने की खबर। और इसी के साथ देखिए, रूस ने यूक्रेन के अहम शहर पर बरसाए तबाहकुन बम। ईरान ने अपनी डिफेंस ताकत को लेकर किया बड़ा दावा। सीरिया पर इस्राएली हमले के बाद तुर्की की इस्राएल को सीधी वार्निंग। नेतन्याहू ने इलेक्शन में वोट कमाने के लिए 4 दुश्मनों के कंधों पर डाल दी अपनी पूरी सियासत। इस्राएल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अचानक हो गया ठप, नेतन्याहू तक को मैदान में उतरना पड़ा। और भारत के संभल की जामा मस्जिद को लेकर फिर बड़ा तनाव, भगवा भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। तफसील से खबरें लाऊं उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट सुन लीजिए और गौर कीजिए कि मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन बढ़ती कैसे दिखाई दे रही है। अमेरिका ने USS जॉर्ज वाशिंगटन नाम के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंटकॉम ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। ये डिप्लॉयमेंट USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबे वक्त से चल रही तैनाती और उसके क्रू मेंबर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुआ है। तो ये 20 तारीख की बड़ी अपडेट्स हैं, मिक्स्ड अपडेट्स हैं। कतर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है कि हॉर्मुज में जहाज़ों की मूवमेंट US इसराइल वॉर से पहले जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को दूसरे को सियासी तौर पर ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। ये ईरान की तरफ इशारा था। मिस्र ने भी हॉर्मुज, बाब अल मंदब और रेड सी को लेकर एक सख्त वार्निंग दी है। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्देलत्ती ने ये कहा है कि किसी भी मुल्क को फ्री नेविगेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस पर एक डिटेल खबर बाद में देंगे इसी वीडियो में। चाइना ने ईरान के खिलाफ ट्रंप के इकोनॉमिक D-Day कैंपेन की मुखालफत की है। चीन का कहना है कि ईरान पर और सैंक्शंस लगाने से बाकी मसले हल नहीं होंगे। उधर ईरान ने भी अमेरिका की नई इकोनॉमिक पॉलिसी को डाइवर्जन टैक्टिक बताया है। कहा है कि ध्यान भटका रहा है ट्रंप। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका की नाकाम पॉलिसीज़ को और आगे बढ़ाने से अमेरिका को और ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, एक अपडेट ये है कि यमन के पास एक जहाज़ को 6 हथियारबंद हमलावरों ने कब्जे में ले लिया है। UK MTO के मुताबिक हमलावरों ने जहाज़ को अपने कंट्रोल में लेकर उसे सोमालिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ कतर और मिस्र हॉर्मुज और रेड सी में फ्री नेविगेशन की आज़ादाना मूवमेंट की बात कर रहे हैं जहाज़ों की। और चाइना और ईरान अमेरिका की नई इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर तीनों एक साथ त्रिमूर्ति बनकर आगे बढ़ रहे हैं। अब खबरें तफसील से। यमन के हुथियों ने एक बार फिर सऊदी अरब को ताज़ा हमलों से दहला दिया है। हुथियों की आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने 20 अगस्त की देर शाम ये बताया कि सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी अरामको के अहम ठिकानों पर एडवांस ड्रोन्स और मिसाइलों से सटीक हमला किया गया, प्रिसाइज अटैक। याहिया सारी के मुताबिक इन हमलों ने सऊदी अरब की मिलिट्री और इकनॉमी से जुड़े अहम मकामात को सीधे हिट करके भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साफ किया कि ये जवाबी कार्रवाई सऊदी अरब की लगातार कार्रवाइयों का सीधा और मुंह तोड़ जवाब है। हुथीज ने वार्निंग दी है कि जब तक सऊदी अरब अपने हमले बंद नहीं करेगा तब तक उसके इन सेंसिटिव ठिकानों पर ऐसे ही बड़े ऑपरेशन जारी रहेंगे। यमन की जंग में ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आई है। यमन में सऊदी एलाइड फोर्सेस के हमले में ईरान की IRGC के मेंबर्स और कमांडर्स मारे गए हैं। खबर ये है, 20 अगस्त की रात आई इस खबर को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। अल अरेबिया ने यमनी मिलिट्री जराए के हवाले से दावा किया है कि यमन में मारे गए 3 विदेशी लड़ाकों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के 2 मेंबर्स शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारा गया तीसरा लड़ाका इराकी शहरी था जिसके ताल्लुकात भी IRGC से बताए जा रहे हैं। ये तीनों लड़ाके यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत की फौजों के साथ हुई झड़प या ज़बरदस्त झड़पों के दौरान मारे गए हैं। हालांकि इस झड़प की सही जगह और वक्त का अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा अल अरेबिया ने यह भी बताया
कि फतह ब्रिगेड से जुड़ी हूथियों की 3rd ब्रिगेड का कमांडर भी एक ड्रोन स्ट्राइक में बुरी तरह जख्मी हो गया है। और अब अखबारों की हेडलाइंस में सीधे तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यमन में हूथियों के बीच क्या कर रहे हैं। बात रूस और यूक्रेन जंग की। रूस के ताज़ा हमले यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। क्रामातोर्स्क से सामने आए नए वीडियो में रूसी हमलों के बाद भारी नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। ये शहर डोनेट्स्क रीजन का एक बहुत बड़ा और अहम शहर है। यूक्रेन का ये शहर मौजूदा फ्रंट लाइन से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ईस्टर्न मोर्चे पर लड़ रही यूक्रेनी फौज के लिए ये शहर एक अहम रियर बेस और सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है, जहां से हथियारों और रसद की सप्लाई होती है। रूस इस पूरे शहर पर तकरीबन रोज़ाना अपने ख़तरनाक ग्लाइड बॉम्ब्स यानी UMP के किट्स वाले फैब 250 बमों, सुसाइड ड्रोन्स और भारी तोपखाने से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लगातार हो रही इस रूसी बमबारी ने क्रामातोर्स्क में यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन और डिफेंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। एक और खबर ईरान से। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हालिया दूसरी और तीसरी फर्जी जंगों ने मुल्क की डिफेंस सलाहियतों और हथियारों को टेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन मैदान का काम किया। यानी ये जंगें ईरान के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गई। ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक डिफेंस इंडस्ट्री के शोबे में सालों की मेहनत से जो कुछ बनाया और डेवलप किया गया था, उसे मैदान जंग में अमली तौर पर इस्तेमाल करके परख लिया गया। ईरान ने दावा किया है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री के इन हथियारों और सिस्टम्स ने दुश्मन के मंसूबों और उसके मकसदों के एक बड़े हिस्से को नाकाम करने में पूरी कामयाबी हासिल की और इन डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के सारे अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए उसे गहरे सदमे और खौफ में डाल दिया है। ईरान का दावा है। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये ईरान के आसपास की है और ये बताती है मामला ख़तरनाक है। सैटेलाइट तस्वीरों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बहुत बड़े ऑयल स्पिल का खुलासा हुआ है। ये भारी तेल रिसाव ऑयल टैंकरों पर हुए ताज़ा हमलों और बमबारी की वजह से फैला है। समंदर में तेज़ी से फैलते इस तेल के बाद अब बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है एक्वेटिक लाइफ पे भी। माना जा रहा है कि दुबई के पूरे साहिल यानी कोस्ट पर जल्द ही इस कच्चे तेल की मोटी परत फैल सकती है, जिससे समुद्री ज़िंदगी के साथ साथ UAE के पूरे साहिल इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान खड़ा होने का अंदेशा बढ़ गया है। हमले होर्मुज में हुए, ईरान के साहिल से होता होता तेल बह निकला। अब UAE, मैंने बताया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूं करके जो है ना, उधर ईरान, इधर ओमान और ओमान के साइड में हल्का सा छुपा हुआ UAE। तो UAE के लिए बड़ा मसला है। बढ़ते हैं आगे। रेड सी में लगातार हूथियों के बढ़ते हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से जहाज़ों पर किए जा रहे अटैक्स के बीच अब मिस्र और कतर दोनों की तरफ से सख्त पैगाम आ गया है। ये पैगाम हूथियों के लिए भी है, ईरान के लिए भी है। एक तरफ मिस्र ने साफ कहा है कि समुद्री रास्तों को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता या वहां हमले करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ कतर ने कहा है कि समुद्री रास्तों को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए होस्टेज नहीं बनाया जा सकता। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्देल अत्ती ने यह कहा है कि किसी भी मुल्क को फ्री नेविगेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब और रेड सी में। उन्होंने कहा कि जहाज़ों की मूवमेंट को धमकी देना रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। साथ ही उनका कहना है कि इसका असर अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी पड़ सकता है। ये सब कुछ 20 अगस्त को कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ मिस्र के बयान में एक अहम बात है। मिस्र ने कहा है कि ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यानी क्या काहिरा सिर्फ बयान दे रहा है या आगे चलकर इन समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए कोई एक्शन भी ले सकता है मिस्र? उधर कतर की तरफ से भी इसी मामले पर सख्त बात सामने आई है। कतर का कहना है कि समुद्री रास्तों को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता। यानी कतर का इशारा साफ है कि हॉर्मुज और रेड सी जैसे अहम समुद्री रास्तों को सियासी प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं है। और अगर दोनों बयानों को साथ रखकर देखें तराजू पर, तो बात सिर्फ जहाज़ों की मूवमेंट तक महदूद नहीं रहती दोस्तों। अब रीजन में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर हॉर्मुज और बाब अल मंदब जैसे रास्ते जंग और सियासी दबाव का जरिया बनते रहे, तो क्या मिस्र और कतर आने वाले दिनों में सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान देंगे या फिर अपनी तरफ से कोई ठोस कदम भी उठाएंगे?
इसराइल और तुर्की के बीच हालात थोड़े टेंस हो रहे हैं। सीरिया में इसराइल की एयर स्ट्राइक के बाद तुर्की ने भी अब नेतन्याहू को सीधी वार्निंग दे दी है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि सीरिया में इसराइल की तरफ से हालात बिगाड़ने वाली हरकतों के खिलाफ तुर्की अपना एक्शन जारी रखेगा। वो एक्शन कैसा होगा आई डोंट नो। इसराइली वॉर प्लेन्स ने मंगल को सीरिया के अबू अल दुहर मिलिट्री एयरबेस पर 8 एयर स्ट्राइक्स की थी, मैंने आपको बताया। इन हमलों में एयरबेस के रनवे को टारगेट किया गया था। इसके बाद तुर्की की प्रेसिडेंसी के डायरेक्टर ने 20 अगस्त को यह कहा है कि तुर्की सीरिया के साथ खड़ा रहेगा और नेतन्याहू की तरफ से सीरिया में की जा रही हालात बिगाड़ने वाली हरकतों का मुकाबला करता रहेगा। बयान देकर दुरान ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तुर्की के खिलाफ दुश्मनी को अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने